डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, 66वीं पीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो चर्चाएं शुरू की गई थी, उन चर्चाओं के सीरीज 5 में आप व्यूअर्स का स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी अब चरम पर होगी। मैंने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के कई सेक्शंस का गेस क्वेश्चन या टॉपिक्स उपलब्ध कराया था और साथ ही साथ मॉडल आंसर ढांचा भी उपलब्ध कराया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इसका पर्याप्त लाभ उठाया होगा। काफी अधिक कॉल के जरिए, यूट्यूब चैनल पर कमेंट के जरिए एग्जामिनी स्टूडेंट्स लगातार अनुरोध कर रहे थे कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल का गेस क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। आज उनके अनुरोधों को पूरा किया जा रहा है। मैंने तो मान लिया था कि आप बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स काफी विरल हो गए हैं, या तो काफी अधिक स्टूडेंट्स हिस्ट्री से एलएसडब्ल्यू की ओर स्विच कर गए हैं, या हिस्ट्री से मैथिली की ओर, या हिस्ट्री से पर्शियन उर्दू की ओर स्विच कर गए हैं। शायद उनकी संख्या काफी कम होगी, लेकिन आपके अनुरोधों की मात्रा ऐसा कहती क्या इस विषय की संभावना पर यकीन रखने वाले स्टूडेंट्स अभी भी काफी अधिक हैं। अतः ऐसे स्टूडेंट तो मेरे लिए सबसे प्रिय है। हिस्ट्री से जुड़े केस को जारी करने में विलंब हुआ, इसका बेकद अफसोस है। आप अपनी रणनीति स्ट्रेटजी के अनुरूप तैयारी जारी रखिए। मेरे गेस से कुछ आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन अपनी रणनीति में कोई बड़ा उलटफेर नहीं कीजिएगा। केवल मेरे द्वारा संकेतित टॉपिक्स पर कुछ ज्यादा बेहतर फोकस कीजिएगा, यह मेरा अनुरोध है। एक दिक्कत है कि बीपीएससी ने अपने 2 ऑप्शनल की जगह पर एक ऑप्शनल को पसंद किया है, और एक ऑप्शनल में भी सिलेबस को काटे छांटे बगैर एक ही पेपर को पसंद किया है। अब एक पेपर में एंशिएंट को, मेडाइवल को, मॉडर्न को और वर्ल्ड को आप शामिल कर लिए, पाठ्यक्रम को कम किए बगैर। पहले जहां 6 प्रश्न दिए जाते थे, अब केवल 3 प्रश्न हैं प्रत्येक पाठ में, और 3 प्रश्न के लिए क्लब वर्गीकरण उतना सहज नहीं है जितना पहले हुआ करता था। फिर भी मैंने काफी कोशिश किया कि आपको सुरक्षित रखा जाए, जोखिम न्यूनतम रखा जाए, और आपके भरोसे पर मैं सकी उतर सकूं। मैंने कोशिश की क्या कि प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक पार्ट के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3-3 टॉपिक्स को सामने रखूं। तो अब सीधे समय गंवाए बगैर मैं एंशिएंट इंडिया पर अटक हूं और उनके संभावित गेस की ओर संकेत करता हूं। आप इस तथ्य को समझें कि जैसे एंशिएंट इंडिया से 3 प्रश्न संभावित हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, तीनों के लिए अलग अलग मैंने गेस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 3 टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 3 टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 3 टॉपिक। अब यदि स्टूडेंट को 2 प्रश्न एंशिएंट से लिखना है, तो वे कोई 2 के लिए संभावित 6 टॉपिक को कवर करेंगे। इस रूप में सभी टॉपिक को कवर करने की जरूरत नहीं है। वे अपनी स्ट्रेटजी के अनुरूप, अपनी जरूरतों के अनुरूप मेरे द्वारा गेस किए गए टॉपिक्स पर फोकस करें और उसी अनुरूप तैयारी कर लें। जैसे एंशिएंट क्वेश्चन 1 के लिए टॉपिक नंबर 1, पुरातात्विक स्रोतों की महत्ता, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक फेज के
इतिहास पुनर्निर्माण में। नंबर 2, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, शातत्व और उत्तरजीविता हड़प्पा सभ्यता की, और इस बिंदु पर हड़प्पा सभ्यता वैदिक संस्कृति के बीच तुलना, समानता, अंतर के बिंदु ढूंढे। नंबर 3, आयरन टेक्नोलॉजी ने एंशिएंट इंडिया में कैसे रोल प्ले किया। नंबर 1, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को जन्म देने में, और नंबर 2, इंपीरियलिज्म के राइज करने में आयरन टेक्नोलॉजी की भूमिका कैसे रही है एंशिएंट इंडिया में। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों आप तैयार करते हैं तो आप एक क्वेश्चन के लिए सुरक्षित हो सकते हैं। गेस के भीतर गेस नहीं कर लीजिए कि ये 3 में एक को छांट लें, दूसरे में से एक को पकड़ लें, यह रिस्की होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए गेस यह क्या। नंबर 1, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण, 2 बिंदु पर, मौलिकता बनाम विदेशी प्रेरणा। नंबर 2, अति केंद्रीकृत बनाम केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का मेल। इन दोनों बिंदुओं पर मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इवेल्युएट करें। नंबर 2, मौर्यकालीन सोसाइटी एंड कल्चर और इकोनॉमी की समीक्षा प्रस्तुत करें। नंबर 3, पोस्ट मौर्यन दौर, ट्रेड, कॉमर्स और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, स्पेशली इंडो रोमन ट्रेड कॉन्टैक्ट का नेचर एनालाइज करें। ये क्या 3 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी 3 क्वेश्चन गेस। 1, एंशिएंट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास, इस पर एक सारगर्भित निबंध। नंबर 2, पल्लवों का योगदान प्रशासन और कला संस्कृति के क्षेत्र में। यह भी दे सकता है कि समकालीन उत्तर भारत के संदर्भ में यदि तुलना करें तो पाएंगे कि दक्षिण भारत में इस समय सांस्कृतिक उन्नयन और राजनैतिक उन्नयन ज्यादा बेहतर हुआ, कथन की मीमांसा करें। नंबर 3, ह्वेनसांग और बाणभट्ट के विवरण के आधार पर हर्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन। यही के पूरे एंशिएंट इंडिया के लिए 9 टॉपिक या 9 क्वेश्चन। इसमें से आपको न्यूनतम 1 प्रश्न का उत्तर देना है, अधिकतम 2 प्रश्न का उत्तर देना है। आप 2 एरिया को चुन सकते हैं, यानी अधिकतम 6 टॉपिक और न्यूनतम 3 टॉपिक। आइए अब सेक्शन 1 पार्ट बी में ट्राइबल इंडिया पर चलते थे और इसके संभावित टॉपिक्स को देखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टॉपिक्स 3। 1, चोला एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका इवेल्युएशन। नंबर 2, चोल काल कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी समाज, धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य सभी शामिल सांस्कृतिक उपलब्धियां। नंबर 3, इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद, नेचर क्या और इसका इंपैक्ट 2 संदर्भ में, एक समाज साहित्य पर और दूसरा राजपूत युगीन राजनीति और प्रशासन पर। यही के 3 टॉपिक एक क्वेश्चन के लिए अनिवार्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए टॉपिक्स यहां भी 3 या 4। 1, अलाउद्दीन खिलजी का परीक्षण, बाजार व्यवस्था और आर्थिक सैनिक सुधार के संदर्भ में। नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक, नई शासनिक नीतियों और सोच प्रयोग पर मूल्यांकन। इसी को वह वाक्य में कह सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग से काफी आगे का व्यक्ति था। ठीक है, तो ऐसी चीजें वह स्टेटमेंट के रूप में दे सकते थे, लेकिन चीजें वही हैं। नंबर 3, फिरोज शाह तुगलक का एक सारगर्भित पॉजिटिव मूल्यांकन, यानी उसकी उपलब्धियां, उसकी सफलताएं और उसके योगदान पर समीक्षा। निगेटिव हिस्से को आप यूपीएससी के लिए रिजर्व रख लीजिए। नंबर 4, विजयनगर के शासकों का योगदान कला, संस्कृति और प्रशासन के संदर्भ में। ओके, इस रूप में 4 टॉपिक हमने बिल्कुल की इस सेक्शन के लिए गेस किया। क्या क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसमें से कोई कटौती नहीं कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टॉपिक के 1, भक्ति आंदोलन शुरू
तत्कालीन समाज और संस्कृति पर प्रभाव का परीक्षण करें और उसकी सीमाएं भी बताएं कि ये भक्ति आंदोलन जनजीवन को, आम नागरिक को, उनके दुखों को, उनके कष्टों को कितना सामने ला पाया, टेक्नोलॉजी को कितना सामने ले पाया। सो भक्ति आंदोलन की सीमाएं भी, विशेषता तो मेन पार्ट रह गई, सीमाएं भी। नंबर 2, मुगल काल का परीक्षण। 2 संदर्भ में, बेहद कठिन क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेड। नंबर 1, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के संदर्भ में। नंबर 2, विदेश व्यापार के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3, मुगल एम्पायर के पतन के कारणों का विश्लेषण। जो मैं एरिया बता रहा हूं उसी संदर्भ में आप विश्लेषण करके नोट अलग कर लेंगे। ए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, बी, मनसबदारी जागीरदारी क्राइसिस, एंड सी, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ औरंगजेब का दायित्व। इसलिए ये तीनों के लिए आप 350 वर्ड का आंसर तैयार करेंगे। कोई एक रहेगा या कोई 2 मिलाकर क्वेश्चन सेट होगा। सेक्शन 1 पार्ट बी के लिए 9 टॉपिक। आपकी रणनीति क्या है, 1 लिखना या 2 लिखना, इसी के अनुरूप आप मेरे गेस का चयन करें। अब हम इतिहास विषय के सेक्शन 2 पार्ट ए मॉडर्न इंडिया पर आते हैं और आप जानते हैं कि यहां भी 3 प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए टॉपिक्स, संभावित टॉपिक्स। नंबर 1, 19वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद के विविध चरण और इन चरणों में भारत से संपत्ति का निर्गमन कैसे, व्याख्या करें। धन का अपहरण। नंबर 2, औपनिवेशिक सत्ता ने व्यवस्थागत परिवर्तन जो 19वीं शताब्दी में किया उसका भारत के गांव और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी संपूर्णतया गांव और समाज बदल गया। हाँ, यह की क्वेश्चन के दूसरे रूप हो सकते हैं कि रूरल इंडेप्टेडनेस को समझाएं, ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समझाएं। एक ही क्वेश्चन हुआ, मोड केवल तरीका या शब्द के ढंग केवल बदल गए। नंबर 3, हस्तशिल्प उद्योग या कुटीर उद्योग यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 19वीं शताब्दी में कैसे इसका विनाश हुआ, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या, इसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम को सामने रखे, यानी उजाड़ कर भी या लाभ पहुंचाया, इसे भी सामने रखे। यही है 3 टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए टॉपिक्स। नंबर 1, औपनिवेशिक दौर में एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्टर्न एंड ओरिएंटल एजुकेशन, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट के बाद वेस्टर्न एजुकेशन का ग्रोथ कैसे हुआ 19वीं शताब्दी में, इसे एक्सप्लेन करें। नंबर 2, 1857 रिवोल्ट, नेचर का विश्लेषण और परिणाम का विश्लेषण। आप पाएंगे कि हाल में नेचर के विश्लेषण में कभी आरसी मजूमदार का कथन दिया जाता है, कभी सेन का कथन दिया जाता है, कभी सेन और मजूमदार के कथन के बीच तुलना कर दी जाती है। मेरा अनुमान है कि इस बार डिज़रायली के कथन रहेंगे और उसी के अनुरूप आपको यह व्याख्या करनी है कि आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं है। नंबर 3, गांधी नेतृत्व और सहयोग आंदोलन, संपूर्ण विश्लेषण। आप इसे बेहतर ढंग से तैयार करें। 100 वर्ष पूरा हुआ है इस असहयोग आंदोलन के, इसलिए सब जगह के एग्जामिनेशन में यह एक्सपेक्टेड है। यह 1920-21 में हुआ, अभी आप 2020-21 में चल रहे हैं, इसलिए संपूर्ण विश्लेषण व्हाई, व्हाट एंड आफ्टर, चौड़ी चौड़ा स्थगन के बाद क्या परिणाम निकले, वहां तक आप संपूर्ण विश्लेषण को रखें। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए टॉपिक्स। नंबर 1, 20वीं शताब्दी में 1909 से 1935 संवैधानिक परिवर्तन हुआ, संवैधानिक परिवर्तनों का निचोड़ क्या और इस पर कांग्रेस का क्या एटीट्यूड और अप्रोच, यह एक क्वेश्चन। नंबर 2, विद इन कांग्रेस एंड आउटसाइड कांग्रेस लेफ्ट का कैसे विकास हुआ और लेफ्ट की हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में
कैसी भूमिका रही, एनालाइज करें। यह नंबर 2। नंबर 3, सांप्रदायिक राजनीति 20वीं शताब्दी में इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन फैक्टर हैं, इसी को जोड़ देगा। पार्टीशन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, कंप्लीट 20वीं शताब्दी, 1906 से लेकर आगे तक सभी फैक्टर को रखते हुए और 1945 से 47 की घटनाओं पर विशेष फोकस करते हुए यह बतावे भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन। ये 3 क्वेश्चन हैं। अतिरिक्त में आप 1942 का मूवमेंट जब उधर जीएस के लिए याद कर ही रहे हैं, 1942 गेस ही है मेरे, वह विकार के रेफरेंस में है, तो आप इंडिया के रेफरेंस में थोड़ा विस्तार करके पढ़ लेंगे तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार रहेगा। आप इसे तैयार करें या मॉडर्न का गेस है। देन आ जाए हम देखें सेक्शन 2 पार्ट बी वर्ल्ड हिस्ट्री संभावित टॉपिक्स। यहां क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 रहेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए टॉपिक्स नंबर 1 सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह आएगा ही आएगा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और इसकी पृष्ठभूमि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, इसकी विशेषता बतावे और प्रभाव समग्र विश्लेषण। इसलिए औद्योगिक क्रांति वाले नोट्स को जितने 2-3 मटेरियल मिले हैं उन सब को बिल्कुल बेहतर ढंग से तैयार करें। नंबर 2 अमेरिकी क्रांति स्वरूप महत्व। लगातार करंट में आप देखते रखे हैं कि अमेरिका इलेक्शन कंट्रोवर्सी और अन्य संविधान, तो आप अमेरिकी क्रांति इसके प्रभाव को आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं। नंबर 3 यूरोपीय रेनेसां विशेषता मत, इसे हम हटा भी सकते थे क्योंकि बीपीएससी ने नेग्लेक्ट कर दिया कि 16वीं 17वीं शताब्दी को, लेकिन यदि उनके मन फिरे तो आप क्यों असुरक्षित रहेंगे, सो यह भी हमने डाल दिया। इसलिए यूरोपीय रेनेसां, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 3, 4 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए टॉपिक्स यहां है 4, इटली यूनिफिकेशन, डिफरेंट स्टेजेस, बाह्य शक्तियों की भूमिका और एक नोट उसमें या जर्मन एकीकरण से भिन्न कैसे, इसलिए संक्षिप्त एक पेज की व्याख्या होनी चाहिए। नंबर 2 इंपीरियलिज्म और डिफरेंट फैक्टर्स, कैसे इंपीरियलिज्म का ग्रोथ हुआ और इंपीरियलिज्म की भूमिका अफ्रीका में कैसे रही, अफ्रीका को साम्राज्यवादी ताकतों ने कैसे बांट लिया। सो यह इंपीरियलिज्म एंड ग्रोथ इन अफ्रीका। नंबर 3 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉज बहुत महत्वपूर्ण नहीं लेकिन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिणाम समग्र विश्लेषण या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और इसी के एक परिणाम में फुल अलग क्वेश्चन। नंबर 4 पेरिस शांति सम्मेलन समग्र मूल्यांकन। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये 4। अब आए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए टॉपिक, यह है 2 विश्व युद्धों के बीच जापान में सैन्यवाद का विकास कैसे हुआ, यह एक हिस्सा। दूसरा हिटलर एंड नाजीवाद, इमरजेंसी के क्या उत्तरदायी कारण के, और नाजीवाद फाशीवाद से किन किन बिंदुओं पर अलग है, और नाजी फॉरेन पॉलिसी क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या भी 2 पेज के लिए आंसर संक्षिप्त रूप से तैयार होने चाहिए। सो उत्कर्ष के कारण फॉरेन पॉलिसी एंड डिफरेंस बिटवीन फासिज्म एंड नाजिज्म, ये मिलाकर एक हिस्सा तैयार होता है। एंड नंबर 3 है कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की का अभ्युदय और टर्की का मॉडर्नाइजेशन। यह बिल्कुल की इसी में नोट किया संक्षिप्त रूप से कि अरब नेशनलिज्म को किस किस ने प्रेरित किया, इसकी भी एक व्याख्या करें। यह कहती यदि मन लगे कि और एक आध पढ़ सकते हैं तो आप 30 ईयर वार कॉज एंड रिजल्ट पढ़ सकते हैं, उसी आप एक्स्ट्रा रूप में रख सकते हैं। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको 2 लिखना है, मॉडर्न से 1 लिखना है, तो इसी रूप में स्ट्रेटजी बनाइएगा। तो ये क्या आपके कि यह ध्यान दें, मैंने प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक पार्ट के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए गेस किया है, इसलिए क्वेश्चन रहेंगे 3+3+3+3 यानी टोटल 12 और सबके लिए गेस 136 टॉपिक। लेकिन आपको बिल्कुल की देना क्या, क्वेश्चन का उत्तर लिखना है 6
और 6 के लिए 3, 18 बहुत लिबरल होंगे तो आप 24 टॉपिक को देखेंगे, मुझे लगता है कि आप सुरक्षित रहेंगे। अभी भी 8-9 दिन शेष हैं। प्रत्येक दिन यदि आप 3-3 टॉपिक्स को देखेंगे तब भी आप 26-27 टॉपिक्स को देख लेंगे और इसे कवर कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इतिहास विषय में काफी अच्छा करके आएंगे, जोखिम न्यूनतम है। एक और अनुरोध कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।